ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 14 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कल हमने तकरीबन सब कुछ कर लिया था लास्ट क्लास में। बहुत ही छोटी छोटी चीजें माइनर सी रह गई हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। इसके अलावा कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको मैं कहूँ कि कोई लेंथी या रटम आने वाली चीज है। ये इस चैप्टर के अंदर कुछ रह गया बेसिकली। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली कुछ नहीं रहा। एक टॉपिक है जो अगले चैप्टर में चेक के अंदर आएगा। चेक के दो टॉपिक बेसिकली सारे हैं, एक असेंशियल वाला, एक क्रॉसिंग ऑफ चेक है। तो क्रॉसिंग ऑफ चेक जो है वो इंपॉर्टेंट है और उसमें से मस्ट क्वेश्चन आना है बच्चे इस अटेम्प्ट में। इसके अलावा अगर मैं हम बात करें चैप्टर 14 की, तो इसके अंदर हमने जो है वो बेसिकली देख लिए कि प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन समझी थी हमने, प्रोमिसरी नोट्स को देखा, इसकी सॉरी बिल ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन समझी थी, उनकी टास्क देखे हमने कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या कुछ आता है। हमने कहा कि जी प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक जो है ये बेसिकली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं कलेक्टिवली, कलेक्टिव टर्म है। तो ठीक हो गया। फिर हमने एक और छोटी सी चीज पढ़ी थी, वो ये था कि भैया बेयरर और ऑर्डर से क्या मुराद है, कि एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो बेयरर है या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। तो हमने पढ़ा जी बेयरर इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर किसी बंदे का पेई का नाम ना लिखा हो, जिसके ऊपर पेई का नाम ना लिखा हो या उसके ऊपर लिखा हो पेएबल टू बेरियर। ठीक है, मतलब जो बंदा उस शख्स का जिसके पास वो नोट होगा वही उसका ऑनर कंसिडर होगा। अच्छा, एक बात करूं मैं आपको मिसाल के तौर पे, सबसे परफेक्ट एग्जांपल आपने जिंदगी में क्या देखी है प्रोमिसरी नोट की आज तक? आप सब ने देखी है, क्या देखी है मुझे ये बताओ पहले। याद सर प्रोमिसरी नोट की पता नहीं। पैदा होते हुए बेटा सबसे पहली ख्वाहिश क्या होती थी हमारी, हम जब जैसे थोड़े से बड़े हुए थे? है हाँ सर, मुझे समझ आ गई आप क्या कह रहे हैं। हाँ तो बताए, मुझे भी समझा दे थोड़ा सा, मुझे नहीं समझ आई। सर अल्लाह ताला ने वादा किया ना कि रिस्क देगा, वो रिस्क। ठीक है, वो एक अच्छी चीज है, माशाल्लाह, बेहतरीन, जबरदस्त। तो ये वो चीज थी बेटा जो हमें बड़े होकर समझ आई। पैदा होते हुए हमें ये चीज की समझ नहीं थी। छोटे होते हुए हमें क्या चीज सबसे ज्यादा चाहिए होती थी, हमारी क्या ख्वाहिश होती थी सबसे मेन? सर छोटे होते हुए? जी जी बिल्कुल, छोटे होते हुए, जितना छोटा आप अपने आप को कर सकते हो। आप बहुत छोटे हो रहे हैं। नहीं सर, अभी तो छोटा नहीं करना है ना सर। अच्छा, मैंने कहा, मैं कह रहे हैं कि जी मैं तो अभी हूँ ही बहुत ही छोटा, तो अभी तो ख्वाहिश ही नहीं मेरी डेवलप हुई। तो मैं बचपन की पूछ नहीं, रहा हूँ, जवानी की नहीं पूछ रहा आपकी। बचपन की सर क्या ख्वाहिशात होती थी? अबू पार्क ले जाएं या घर में, या अबू मारे ना, यही होती थी। घर है वो मारे ना भाई, आपका बचपन कुछ ज्यादा ही दहशतनाक गुजरा है। बेटा हमारी सबसे मेन ख्वाहिश होती थी खर्ची, पैसा। हमारी रोटी भी इतनी बड़ी ख्वाहिश होती थी, हमें खर्ची की ज्यादा होती थी कि हम उससे चीज खाएं। ऐसी बात है जी सर बिल्कुल। बेटा, मिलती थी बचपन में। तो वो खर्ची जो हमें करेंसी है बेसिकली, ये क्या होती है? आपके पास वॉलेट में कोई पैसे मौजूद है? जी सर। कितने? सर है कोई, थोड़ा गरीब ही हूँ सर, कम है। कम है मतलब 1000 वाला नोट है कोई ये में? आजकल तो गरीबों 500 के का। पास भी है। 500 वाला तो मेरे पे दे भाई, तेरी मेहरबानी, बस इतनी सी बात थी। नहीं सर, अच्छा मैं किराया देना है सर। अच्छा अच्छा, वो 500 का नोट निकालो और उसके ऊपर देखोगे क्या लिखा हुआ है, उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, बैंक दौलत पाकिस्तान। उसके वो नीचे हाजा को मुतालबा पे अदा किया गया। हामिल अदा को मुतालबा पर अदा किया गया। किया गया करेगा। है। करेगा, शाबाश। किया गया गलत है, करेगा। हामिल अदा को मुतालबा पर अदा करेगा। इसको थोड़ा सा सलीस उर्दू में मुझे बताएं क्या मतलब है इसका। मतलब सर के जो मांगेगा उसको जब वो मुतालबा करेगा तब उसको दिया जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी उम्र हो गई है पुत्र आपकी? सर मैं 23 साल का हूँ, मैं 23 हाँ, 24 जितनी साल। गुजर गई और जितनी रहती है, माशाल्लाह। आपके पास करेंसी नोट है, कौन सा शहजादा तशरीफ लाया है? बिल्ला भाई। अच्छा, मानूर आई, ओ शहजादी नहीं आई। नहीं अच्छा नहीं। अच्छा अच्छा। तो आप बच्चे, आपके जेब में करेंसी नोट है और आपके पास 500 है। ओके जी, आपने उसके ऊपर निकाला, उर्दू में लिखा है हामिल हजार को मुतालबा पर अदा करेगा।
इसका मतलब ये नहीं है कि पेबल टू बेयर ऑन डिमांड। अगर हम इसको उर्दू को अंग्रेजी में थोड़ा सा ट्रांसलेट करें, हामिल हजा को मुतालबा पर अदा करेगा। हामिल हजा से मुराद होता है क्या? बेयरर, जिसके पास ये नोट होगा। मुतालबा से क्या मुराद है बच्चे? जो मांगेगा सर। डिमांड। अदा करना, डिमांड। अदा करना, कर। पेबल। तो पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड, यही बनता है। जी सर। मतलब इसका है कि जो हमारे हाथ में करेंसी नोट है ये पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड है, ऐसी बात है। जी सर। अगर हम आपकी उर्दू को लेके चले तो इसका मतलब है कि जी हामिल हजा को मुतालबा पर अदा करेगा, जो मांगेगा आप उसे दे देंगे। तो जब मैं मांग रहा हूं आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, तो बेशरम इंसान। सर मैं खुद गरीब आदमी हूँ, मैं आपसे ज्यादा गरीब हूँ सर। हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बच्चे। अगर ये चीज नोट के ऊपर लिखी होती है और उसका मतलब यही होता गरीब आदमी है, मेरे तो भाई यहाँ पे फैक्ट्रियां चलती है ना अब्बे की। अच्छा गरीब, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसका मतलब ये होता कि जो मांगेगा आप उसे दे दोगे, तो फिर ये एक लीगल टर्म थी और आप इनकार नहीं कर सकते थे। मतलब फिर तो भाई अल्ताफ भाई ने जिनसे भत्ता मांगा है वो लीगल ले गए हैं, फिर क्यों उनके पीछे भाग रहे हो, अगर आपकी बात को माना जाए तो। अच्छा जी, चले हम थोड़ा सा इसको मजीद आगे लेके चलते हैं। मैं बेसिकली आज आपको इकोनॉमी पढ़ाने के चक्कर में हूँ। आज कोई खास स्पेसिफिक सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं चलेंगे, आपके कुछ कंसेप्ट डेवलप करने हैं, बहुत ही वेले हो कसम से। अच्छा, अगर हम बात यही करें कि भाई हामिल हजा को मुतालबा पर अदा करेगा, आपके हाथ में जो 500 का नोट है, ये 500 क्यों है? इसकी वैल्यू मतलब क्या? इसको प्रिंट करने में 500 लगा होगा इस एक नोट को? नो सर। अच्छा, जब ये 500 को प्रिंट करने में 500 नहीं लगा तो मैं मुश्किल 10 रुपए लगे होंगे। अगर हम इसके अंदर तार शार चांदी की डाल ढूल के 1-2 रुपए की, बल्कि हमारे यहाँ तो बड़े प्यारे प्यारे नोट मिलते हैं, उसमें तार भी होती है और ऊपर ईद मुबारक भी लिखा होता है, आप अपना नाम भी लिखवा सकते हो। और वो आपकी डिमांड के ऊपर क्या कहते हैं, वो कुछ छिछोरी सी चीजें भी ऊपर बना के आपको दे सकते हैं। मतलब जिस तरह कि भाई कुछ भी उसके ऊपर बना के वो आपको दे सकते हैं। लेकिन फिर उसकी डिमांड, उसकी वैल्यू 500 क्यों नहीं होती, इसकी वैल्यू 500 क्यों है? मुझे ये वजह कोई बताया ना, थोड़ी सी समझाओ थोड़ा सा यार मुझे। अब बड़े समझदार हो माशाल्लाह। सर क्योंकि इसके अंदर 100 के 5 नोट। ओए होए 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 होए, गल ही आखिरी करती सजाद, तो आप इंसानियत की महराज में पहुंच गए हो पुत्र। आपका वजूद दुनिया के लिए अब खतरा है। आप ऐसा काम करो, इलॉन मस्क से राब्ता करो, जो पहली फ्लाइट निकल रही है ना शटल की, पकड़ के प्लूटो निकल जाओ भाई। आपका वजूद दुनिया के लिए खतरा है अब 100 के 5 नोटों में। सर मुझे तो यही समझ आती है इस वीडियो के अंदर। नहीं राजू, माधुर बच्चे आप इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे थोड़ा सा, ताकि अकेले सजाद की वार्ड ना लगे, थोड़ा सा साथ उसको साथ मिल जाए ना, अगर आपके पास माइक है, ये ऑप्शनल चीज। अच्छा ओके, आपने 500 का नोट अर्न किया, कमाया, आपने क्या कमाया होगा, अब वैसे लिया होगा। बहरहाल अबू आपके कहीं ना कहीं से कमा के ले आए वो नोट बेचारे, चलो जी अब आपको दे दिया और उनको नहीं पता। अगर उनको ये पता चल जाए ना कि 500 के नोट के बारे में आपकी राय क्या है, तो आपको कल से टका भी ना दी। खैर मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि ये जो 500 का नोट है ना बेटा, बेसिकली ये एक प्रोविजरी नोट है। ठीक है, प्रोविजरी नोट से क्या मुराद है कि जब भी आप ये नोट प्रेजेंट करेंगे वो आपको देने का पाबंद है। अब क्वेश्चन ये है कि ये नोट कहाँ पे प्रेजेंट करना है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो आपको क्या देगा बदले में। इन दो क्वेश्चंस का जब हमें आंसर मिलेगा तो हमें पता चलेगा कि इस नोट की इतनी वर्थ क्यों है। आपने इकोनॉमिक्स पास कर लिए सबने, आपकी तो एग्जाम हो गई। सजाद मानूर आपने बच्चे इकोनॉमिक्स पास की आपने? आप टाइप कर सकती हैं। तो इकोनॉमिक एग्जाम्प्ट होने का सबसे बड़ा और पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा नुकसान का हमारे सामने। अच्छा
होता ही है कि बेटा अब दो क्वेश्चन है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, हमारे पास एक नोट है, हम इसको नोट क्यों कहते हैं, बेसिकली ये एक नोट है ना, प्रोमिसरी नोट नोट है। अब हम इसको क्यों कहते हैं कि ये एक नोट है, इसके अंदर दो क्वेश्चन, नंबर वन कि भाई किसको प्रेजेंट करना है, नंबर टू बदले में क्या मिलेगा, कि आपने ये नोट देना किसे है और जो बदले में शख्स है उसने आपको क्या देना है। तो सबसे पहली बात, ये नोट आपको जिसने दिया होगा, आप प्रोमिसरी नोट क्या होता है कि जो शख्स इशू कर रहा होता है, जो मेकर होता है, आप उसको स्पेसिफिक डेट पे वो नोट देते हैं और वो आपको पैसे देता है, ऐसी बात है। जी शाबाश। तो बेटा अब हमने पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिला कि ये नोट जिसने हमें दिया है, जब हम उसको प्रेजेंट करेंगे तो वो बदले में कुछ देगा हमें। तो हमारे पास ये नोट कहां से आता है, इस नोट को कौन छापता है? सर, बैंक दौलत पाकिस्तान। बैंक दौलत पाकिस्तान। बैंक दौलत पाकिस्तान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दौलत से क्या मुराद है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। दौलत से पूछ रहा हूँ, दौलत का मुझे मतलब बताओ। मैं आज आपकी थोड़ा सा जनरल नॉलेज सेट करो ना, दौलत से क्या मुराद है आपकी उर्दू में देखते हैं ना थोड़ा सा। बैंक दौलत पाकिस्तान, पाकिस्तान भी चलो ठीक है जी, पाकिस्तान है, बैंक ठीक है जी, बैंक है, बाढ़ में गया। दौलत से क्या मुराद? कभी आपने खजाना सर। माशाल्लाह, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, सजाद जल्दी कर पुत्र। तो आप एलियन हो यार, आप एलियन हो, आप इंसान नहीं हो। बस सर ये सवाल सर मुश्किल है ना सर, मुझे नहीं हाँ, आते सर। आप एलियन हो यार, मैं कह रहा हूँ आप इंसानों में से आई नहीं। बेटा कभी आपने दौलत इस्लामिया सुना है? वर्ड? ओ अच्छा, ये स्टेट है सर, मैं समझ गया हूँ, स्टेट की बात अच्छा है ना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। बेटा दौलत इस्लामिया से मुराद इस्लामिक स्टेट है, दौलत इस्लामिया से मुराद इस्लाम मुसलमानों का खजाना। तो दौलत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमें ये नोट इशू किया है। तो इसका मतलब ये है कि पहले क्वेश्चन का आंसर कि जब हम इस नोट को स्टेट बैंक को प्रेजेंट करेंगे, स्टेट बैंक हमें कुछ देने का पाबंद है, ऐसी बात है। यस सर। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि बदले में वो हमें क्या देने का पाबंद है। तो बेटा आपको पता है कि ये जो हमारे नोट होते हैं ये सिक्योर्ड करेंसी कहलाते हैं। 500 वाले, 200 वाले। सिक्योर्ड करेंसी सर क्या मतलब? सिक्योर्ड करेंसी से मुराद ये होता है बेटा कि आपके पास जब भी कोई स्टेट बैंक पैसे छापता है, उसके बदले में जितने पैसे छापता है उसके बदले में उतना सोना अपने रिजर्व में रखता है। मतलब आपके हर नोट के पीछे उतना सोना स्टेट बैंक के पास मौजूद है। मुझे एक बात बताएं बेटा, आप सबने अब तो कोई ड्रामा तो देख के रखा होगा, ऐसी बात है? जी सर। जी सर। उसमें ट्रेड किस चीज से होती थी, क्या करेंसी यूज होती थी? सोना होता था सर। सोना होता था। तो बेसिकली सोने के तो सिक्के। हमारी ट्रेड सारी सोने के ऊपर है। जी सर। मतलब अभी भी हमारी ट्रेड सोने के ऊपर ही चल रही है, लेकिन हम डायरेक्ट सोने के ऊपर क्यों नहीं चला रहे? उसकी वजह नंबर वन सिक्योरिटी इश्यूज, नंबर दो भाई एक रेयर कमोडिटी है और एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है डेली बेसिस पे ऊपर। ये और बात है कि हमारी करेंसी की वैल्यू भी डेली बेसिस पे हो रही है। तो हमने क्या किया कि गोल्ड के बजाय पेपर करेंसी पे शिफ्ट हुए, और ये हमारा सबसे पहला दुनिया की इकोनॉमी को बर्बाद करने का हथियार था कि गोल्ड से इनको पेपर करेंसी पे शिफ्ट कर दो। पेपर करेंसी की कोई वर्थ नहीं है बच्चे। आज हमारा स्टेट बैंक क्रैश कर जाए, हमारे ये नोट किसी काम के नहीं है, हम ऐसे बिल्कुल इनको यूज नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसका मतलब यह है कि हमारे हर नोट के बदले में सोना पड़ा है। आपके पास अगर 500 पड़ा है तो इसके बदले में स्टेट बैंक के पास 500 का सोना मौजूद होगा। अब जब आप ये नोट जाके स्टेट बैंक को प्रेजेंट करेंगे तो भैया क्या होगा, वो बदले में आपको 500 रुपए का सोना देने का पाबंद है। तो अब समझ आई स्टेटमेंट की कि हामिल हजा को मुतालबा पर अदा करेगा। समझ आई? जी सर। शाबाश शाबाश। चलेंगे, अल्लाह करे समझ आ जाए। अब हमने यहाँ पे एक इसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इसी नोट के अंदर हमने एक चीज पढ़ी, ऑन डिमांड।
क्या किसी नोट के ऊपर डेट लिखी होती है एक्सपायरी, कि भाई इस दिन को आपने मैच्योरिटी डेट, देखो प्रॉमिसरी नोट तो हमने पढ़ा कि भाई वहां पे लिख देता है बंदा जी 31 दिसंबर को सर्टन सम सर्टन डेट लिखी होती है कि उस दिन को हमने पैसे पे करने हैं, ऐसी बात है। जी सर। लेकिन क्या आपके करेंसी नोट के ऊपर कोई लिखी हुई है चीज? नो सर। नहीं लिखी हुई। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जी सर। आप अपना नोट खोला हुआ है या बंद है? सर पर कभी खुल रहे हैं कभी बंद है। हैं? इतना निकम्मा है यही खेल। अच्छा, उसको बंद करें और मुझे बताएं कि हमारे नोट्स के ऊपर एक चीज लिखी होती है कि हलाल रिस्क एंड इबादत है। ये सर बिल्कुल लिखा है, हलाल रिस्क अब देखो लिखा है इस नोट के ऊपर, असूल रिस्क हलाल इबादत है। इबादत ऐन है। जी सर। अब ये आपके नोट के ऊपर लिखा हुआ है। जी सर लिखा हुआ है। आपके नोट के ऊपर डेट क्या है, ये किस दिन को प्रोड्यूस हुआ है, किस ईयर के अंदर प्रोड्यूस हुआ है? ईयर भी लिखा हुआ है कहीं पे, नुक्कर में देखो कहीं पे 2000 कुछ लिखा हुआ है। 2020 सर लिखा हुआ है। 2020 लिखा हुआ 20। है, ऐसी बात है। जी सर। हाँ, आप 2021 का नोट उठा के देखिए, उसके ऊपर आपको ये स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। वो तो सर नहीं हमारे है। नोट के ऊपर से ये स्टेटमेंट गायब कर दी गई है, कुछ नोटों के ऊपर तो पुरानी से गायब है, कुछ के ऊपर अब गायब हो चुकी है। तो ये मुझे कुछ सर दिन भाई पहले मुझे खुद इंकशाफ हुआ इसका। जी बेटा। ये हटी क्यों है सर? बस हलाल वाले चक्कर में, बस अल्लाह माफ करे, हमारे हालात पे रहम करे। पहले हमारे हर नोट के ऊपर होता था, अब मेरे पास जितने फिर रहे हैं उनमें से शायद ही किसी एक के ऊपर लिखी है या नहीं लिखी, मुझे नहीं पता, मेरे पास इस टाइम वॉलेट नहीं है, तो ये हटा दिया गया है। हम इस्लामिक रियासत में हैं, मुबारक हो आप सबको। अच्छा, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है इसके ऊपर एक्सपायरी डेट कोई नहीं है, मतलब मैच्योरिटी डेट नहीं लिखी कि उस दिन को आप प्रेजेंट करेंगे तो आपको सोना मिलेगा, ऐसी बात है। जी सर। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर सिर्फ ये लिखा है कि जब भी आप डिमांड करेंगे आपको सोना मिल जाएगा, ऑन डिमांड है। जी सर। तो हमें पता चला कि इंस्ट्रूमेंट की दो टाइप तो ये हो गए, एक या तो वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो सकता है या तो टाइम इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ऐसी बात है। जी सर। टाइम इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद, अगर उसके ऊपर स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट मौजूद है कि दिन को पैसे मिलने, तो वो हो गया टाइम इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अगर स्पेसिफिक डेट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है कि जब भी आप आके डिमांड करोगे आपको पैसे मिल जाएंगे। जी सर। शाबाश। तो हमने दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट भी क्लियर कर ली। अब मैं आपको सबसे एंड पे एक मजे की बात बताने जा रहा हूं कि हमारा ये जो करेंसी नोट होता है ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ना ये प्रोमिसरी नोट है, ना ये बिल ऑफ एक्सचेंज और ना ही चेक है। उसकी रीजन ये है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एसेंशियल्स में शामिल है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मनी का लेन देन होगा, मतलब पैसे के लेन देन की बात होगी। तो करेंसी जो है ये पैसे खुद, क्योंकि वो पैसा है तो उसके अंदर पैसे के लेन देन की बात नहीं है, बल्कि अगर हम करेंसी को नोट कंसीडर करें तो वो फिर गोल्ड के लेन देन की बात हो जाती है, ऐसी बात है। यस सर। बिल्कुल। तो लिहाजा ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए उस साइड पे ले गया हूँ कि एक बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है आपको क्लियर करने के लिए, आपके कुछ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए। लेकिन मनी या करेंसी जो है ये हमेशा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। अच्छा जी, आज हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। तो ये हमने पहले देख चुके हैं बेसिकली, आइदर पेएबल और टू ऑर्डर और टू बेयरर, कि पेएबल टू ऑर्डर या बेयरर हो सकता है। तो ये दो और टाइप के इंस्ट्रूमेंट की, ये हमने जो इनको पिछले लेक्चर में क्लियर किया था। एक इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, मतलब उसके ऊपर स्पेसिफिकली नाम लिखा गया हो कि इस बंदे के पास इस बंदे का ये नोट है और इसको पैसे देने हैं, जब वो नोट लेके जाएगा तो सिर्फ उसी को पैसे मिलेंगे। या वो बेयरर भी हो सकता है, मतलब किसी का नाम ना लिखा हो बल्कि जिस शख्स के पास इंस्ट्रूमेंट हो वही उसका मालिक हो, जो भी जाके प्रेजेंट करेगा उसे पैसे मिल जाएंगे। तो ये हमने एक करेक्टरिस्टिक ऑलरेडी कर लिया था। दूसरा करेक्टरिस्टिक है इजीली ट्रांसफरेबिलिटी, कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के करेक्टरिस्टिक्स में है कि ये इजीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए। हमने देखा निगोशिएशन से मुराद यही होता है कि ट्रांसफर करना, कुछ लो कुछ दो, निगोशिएशन हम जनरल टर्म यूज करते हैं। तो लिहाजा इजी ट्रांसफरेबल होना चाहिए, ये जस्ट सिंपल डिलीवरी से हो जाना चाहिए, सिंपल इंडोर्समेंट से हो जाना चाहिए। अब डिलीवरी का तो हमें पता है कि भाई अगले को पकड़ा दो, अगले को हैंड ओवर कर दो, डिलीवरी हो गई, अगला मालिक बन गया।
इंडोर्समेंट क्या है इसके ऊपर हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ये भी एक तरीकाकार है डिलीवरी का, ठीक है। सही सर। ओके जी। उसके बाद टाइटल ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, इसको भी रहने देते हैं, हम इसको क्लियर करते हैं अपने अगले टॉपिक का। पार्टीज क्लियर है, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, हम जरा इसको देखते हैं और इसके अंदर चीजें क्लियर हो जाएंगी। होल्डर से क्या मुराद होता है बेटा, कि बड़ा बड़ा होल्डर ना कह देना यार। तो पहले आपके ध्यान में वही आया होगा, मुझे पता है, मुझे अब आपके लेवल का अंदाजा हो गया, आप बहुत हाई किस्म के इंसान हो। हाँ जी, होल्डर से क्या मुराद है? सर बताए ना सर। जो होल्ड करता है, जो पोजेस करता है, जो जो बेयरर होल्ड होता करता है, है। ठीक है। हाँ सर मतलब वैसे होल्डर। वो जो होल्ड सर आप कह रहे हैं होल्डर, वो भी तो होल्ड ही करते हैं अभी ना किसी चीज लेला को। मुझे पता नहीं थे इतना है। अच्छा आगे मूव करते हैं। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स से मुराद। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों के हाथ में मोबाइल देखते हो, ऐसी बात है ना? हर बंदे के हाथ में मोबाइल जी होता सर। है, ऐसी बात है। कभी आपने किसी जी को सर। देख के सोचा है कि उसके हाथ में मोबाइल है, वो लेके बंदा खड़ा है और आप कहेंगे यार ये बंदा इसका मालिक ही नहीं हो सकता, ये तो चोर है? क्या उस मोबाइल के ऊपर कोई ऑनरशिप की तख्ती लगी होती है? नहीं सर। नहीं लगी होती। चले एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सड़क है, वहां पे सजाद खड़ा है, साथ उसके भिखारी है। सजाद के हाथ में आईफोन 12 13 प्रो मैक्स एक्स्ट्रा मैक्स वगैरह सारा कुछ उसके हाथ में, और साथ ही भिखारी खड़ा है, उसके हाथ में भी आईफोन 30 प्रो आई मैक्स वगैरह एक्स्ट्रा मैक्स जो भी नाम होते हैं, मुझे आते नहीं, मैं आईफोन वाला बंदा नहीं हूँ बार। खैर उसके हाथ में ही है। एक तीसरा बंदा सामने से आता है, वो सजाद के हाथ में मोबाइल देखता है, वो भिखारी के हाथ में भी मोबाइल देखता है। मुझे बताओ कि उसे किस पे शक जाएगा कि ये बंदा इसका मालिक नहीं है, जरूर इसने चोरी की होगी? आपको किस सर पे शक भिखारी जाएगा? पे। तेरा दिमाग है, ठीक है, भिखारी पे जाएगा। उस बेचारे का अच्छा खासा रोजगार है, वो दिन में 4-5 हजार कमाता है। आप क्या करते हो मुझे ये बताओ ना है, अब्बे के पैसे में ऐसे कुटने के अलावा? मुझे तो आप पे शक जाएगा। सर आप तो जानते होंगे ना, मैं अगर सूट बूट पहन के आया तो उसको क्या पता ये क्या करता है। तो बंदे का पता है ना, मतलब बंदे को देख के ना, देखो फिर भी सूट बूट पहना हुआ होगा, भिखारी साथ खड़ा, तो भिखारी पे हमेशा रश खाता है, तो भाई मुफ्त की दिहाड़ी लगाता है, उनकी तो दिहाड़ी 10-10 हजार की भी होती है। अच्छा तो है, चले हम आपके क्वेश्चन को वैलिड रखते हैं कि भिखारी के ऊपर आपको शक जाएगा। मतलब भिखारी के ऊपर शक क्यों जाएगा? क्यों? क्योंकि वो जो फोन है उसकी कैपेबिलिटी से मैच नहीं कर रहा, उसकी कैपेसिटी से बाहर की चीज है। शाबाश, ऐसी बात है। तो लिहाजा इसी तरह अगर दो लोग खड़े हैं, दोनों के हाथ में एक एक इंस्ट्रूमेंट है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, तो क्या आप पहली नजर में देख के कहेंगे कि ये दोनों इसके ऑर्डर है? मतलब आप एक के ऊपर शक करेंगे, एक के ऊपर कंफर्म करेंगे। मिसाल के तौर पे आप चेक लेके बैंक में जाते हो, अगर आप प्रॉपर सूटेड बूटेड और अच्छे तरीके से जाओगे ना, मतलब मैंने आपको एक चेक दिया, जाओ कैश करा लो, आप प्रॉपर तरीके से लेके जाते हो, सूटेड बूटेड और अच्छे तरीके से जाते हो, आप उसको चेक प्रेजेंट करते हो, तो वो ज्यादा कुछ नहीं करते, बस और सिग्नेचर सिग्नेचर मैच करते हैं और कंफर्म करके आपको पैसे दे देते हैं। ऐसी बात है ना? जी सर। लेकिन अगर एक भिखारी चेक लेके जाता है किसी के पास और जाके वहां पे प्रेजेंट करता है, तो बैंक वाला हमेशा उसके ऊपर शक करेगा कि यार ये चेक इसके पास नहीं हो सकता, वो हो सकता है मेरे से फोन करके कंफर्म भी करे। ऐसी बात है? जी सर। बिल्कुल, वो मेरे से कंफर्म भी करेगा। तो मतलब इसका ये हुआ कि होल्डर तो हम दोनों थे, मैं भी होल्डर हूँ, वो भिखारी भी होल्डर ही था, हम दोनों के पास ही चेक था, दोनों के पास ही मेरा चेक था। फिर मेरे ऊपर शक क्यों नहीं गया, उसके ऊपर शक क्यों गया? ये इंडोर्स इसके अंदर क्या कहते हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है होल्डर, एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर से मुराद बेटा वो शख्स होता है जो इंस्ट्रूमेंट की पोजेशन में तो होता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट उसकी पोजेशन में तो होता है, लेकिन वो शक से फ्री नहीं होता, उसके ऊपर शक किया जा सकता है। तो लिहाजा होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है बेटा, ये वो होल्डर होता है जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, लेकिन वो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है कि उसके ऊपर शक नहीं जाता।
समझ गई बात? जी सर। तो सिंपल होल्डर क्या है? ये वो शख्स है जो हो सकता है उसका ऑनर हो, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स से क्या मुराद? ये वो शख्स है जो इसका होल्डर है। दोनों स्टेटमेंट में फर्क है ना? जी सर। बिल्कुल है। तो लिहाजा होल्डर क्या है? एक ऐसा शख्स जिसके पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पोजेशन हो, उसे होल्डर कहा जाता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर आप बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप एक इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी पोजेशन इस तरीके से लो, उसकी ऑनरशिप इस तरीके से लो कि आप होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाओ, तो आपको ये 4 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर एक इंस्ट्रूमेंट जो है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये मैंने सर्कल बनाया भाई, खैर, ओके। होल्डर अगर आप चाहते हो कि आप सिंपल होल्डर ना हो बल्कि होल्डर इन ड्यू कोर्स हो, मतलब आपके पास जो नोट है आप जब भी उसे पेमेंट के लिए प्रेजेंट करो या आगे किसी को प्रेजेंट करो तो आपके ऊपर कोई शक ना करे, तो आप ये 4 कंडीशन पूरी कर लो। पहली कंडीशन क्या है कि आप जब उस नोट के ऑनर बनो तो वो लीगल तरीके से बनो और लीगल कंसिडरेशन दे के बनो। समझ आ गई? जी सर। मिसाल के तौर पे मैं अल्ताफ भाई आते हैं, आपको 4 चपेड़े लगवाते हैं, आपसे प्रॉमिसरी नोट लिखवा के चले जाते हैं। अब प्रॉमिसरी नोट तो लिख दिया, वो होल्डर भी बन गया, लेकिन वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि उसने पहली कंडीशन फुलफिल नहीं की, ना उसने कोई कंसिडरेशन दिया, 10 4 चपेड़े लगाई और ले गया, तो अनलॉफुल तरीके से आपसे नोट बनवा के ले गया, जैसे वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए जरूरी है कि आप उसकी मेच्योरिटी से पहले पहले ऑनर बने हों। मेच्योरिटी से क्या मुराद है? डेट, वो डेट जिसके ऊपर पैसे मिलने होते हैं। मतलब अगर आपको पैसे 31 दिसंबर को मिलने हैं तो 31 दिसंबर उसकी मेच्योरिटी डेट है, उसके बाद आप नोट के ऑनर नहीं बन सकते, होल्डर नहीं बन सकते। उससे पहले आप होल्डर बने होंगे तो समझा जाएगा कि आज ये बंदा वाकई में इसका होल्डर है ड्यू कोर्स में। क्लियर है? जी सर। इसके बाद ही बिकेम द होल्डर इन गुड फेथ। मतलब ऐसा हुआ, मैंने प्रोमिसरी नोट दिया बिलाल को, बिलाल ने आगे ट्रांसफर कर दिया सजाद को, अब सजाद इसका होल्डर बन गया। सजाद होल्डर इन ड्यू कोर्स कब होगा? जब सजाद को ये चीज कंफर्म हो कि बिलाल पीछे से नोट लीगल तरीके से लेके आए। मिसाल के तौर पे बिलाल मेरे से जबरदस्ती नोट लेके गया, अल्ताफ भाई मेरे ऊपर क्या कहते हैं, मुझे अल्ताफ भाई ने फोन करके मेरे से नोट लिखवाया, तो भैया अब बिलाल को मैंने दिया, बिलाल को इस चीज का पता था कि ये नोट गलत तरीके से मेरे से लिखवाया गया, तो बिलाल होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। लेकिन सजाद को जब बिलाल ने नोट दिया तो सजाद को इस चीज का पता नहीं था, सजाद ने गुड फेथ में वो नोट लिया, सजाद होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा। क्लियर है? जी सर क्लियर है। और इसी तरह नोट जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर प्रॉपर साइन स्टैंप वगैरह नाम शाम सारा कुछ प्रॉपरली लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये बेसिकली फर्क है होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स में। क्लियर है? जी सर। सेम इस तरह किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट में जब पेमेंट होती है तो उसकी भी 2 टाइप है, पेमेंट एंड पेमेंट इन ड्यू कोर्स। मिसाल के तौर पे एक इंस्ट्रूमेंट है, एक शख्स मेरे पास आता है, हम 4 लोग बैठे हैं, एक शख्स मेरे पास आता है, कहता है कि ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके पैसे दो मुझे। मैं कहता हूँ मैंने आपको पैसे दे दिए। अब जब मैं ये कहूंगा कि मैंने पैसे दे दिए तो 2 सिनेरियो होंगे, या तो मेरे साथ बैठे तमाम लोग मान जाएंगे चुप करके कि भाई इसने पैसे दे दिए, या तो वो कहेंगे भाई साबित करो, हमें शक है। ऐसी बात है। यस सर। तो मतलब अगर मैं कहता हूं कि मैंने पेमेंट कर दी है और तमाम लोग मान जाते हैं तो इसका मतलब ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स होगी, मतलब मैंने कुछ कंडीशन फुलफिल की होंगी पैसे देते वक्त। जी सर। लेकिन अगर मैंने पेमेंट की है लेकिन मैंने कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं की तो इसका मतलब मैंने जस्ट पेमेंट तो की है लेकिन बात शक में है, मुझे साबित करना पड़ेगा। ऐसी बात है ना? जी सर। तो सेम चीज पेमेंट एंड पेमेंट इन ड्यू कोर्स वाली है, वो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। आगे चलते थोड़ा सा, ये कंसेप्ट सारे क्लियर हो रहे हैं ना बच्चे? यस सर ये तो क्लियर हो गया। ओके, बाकी डिफरेंस है होल्डर इन ड्यू कोर्स का, ये आपने खुद ही याद करना है। नेगोशिएशन एंड इंडोर्समेंट, अब ये थोड़ा सा टॉपिक अभी हमने पढ़ा था, इजी ट्रांसफरेबिलिटी, याद है? एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है वो इजीली ट्रांसफरेबल होता है। यस सर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हमने पढ़ा कि भाई वो सिंपल डिलीवरी या इंडोर्समेंट से ट्रांसफर हो जाए।
ऐसी बात जी है। सर। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक चेक है, बेयरर चेक है, मतलब उसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा। इसका मतलब है जो भी शख्स जाके उसे प्रेजेंट करेगा उसे पैसे मिल जाएंगे। जी सर। बिल्कुल। अब एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा हुआ कि मैंने सज्जाद को एक चेक दिया, बेयरर चेक, कि जाओ यार बैंक से पैसे निकलवा लो। सज्जाद से बैंक काफी दूर पड़ता है, इसका एक दोस्त इसे मिलने आया। सज्जाद उस दोस्त के घर के साथ बैंक है, सज्जाद से कहता है यार ये चेक तुम जाके कैश करवा लेना, मुझे तुम पैसे दे दो। वो क्या करता है, पैसे सज्जाद को दे देता है, सज्जाद चेक उसे दे देता है। वो बंदा जब जाके बैंक में प्रेजेंट करेगा चेक, तो उसको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? सर मिलेंगे। मिलेंगे। क्यों? वो बेयरर है, क्योंकि बेयरर इंस्ट्रूमेंट है ना, उसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। तो जो वो जाके प्रेजेंट करेगा तो उसको पैसे मिल जाएंगे। मतलब इसका ये है कि आपने जस्ट उसे चेक हैंड ओवर कर दिया, डिलीवर कर दिया, और अगला उसका मालिक मान गया। ऐसी बात है। जी सर। मतलब आपको कोई बड़ी लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी पड़ी। सर कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना उस चेक के ऊपर। ना कुछ भी ना लिखो तो ये कहाँ पे लिखा था कि आप उसके मालिक हो? मतलब मैंने आपको चेक दिया है, मैंने भी तो सिर्फ कुछ भी नहीं लिखा उसके ऊपर, साइन करके आपको दे दिए। ये किस कहाँ पे लिखा था कि आप मालिक हो उसके? सही सर। मैंने चेक के ऊपर कहीं लिखा था कि आप मालिक हो इसके? नहीं सर। तो फिर आप बैंक में जाते, आपको पैसे तो फिर भी मिल जाने थे। जी सर। सेम इस तरह अगर आपने अपने दोस्त को दिया आगे, तो उसके ऊपर भी आप कुछ नहीं लिखते, तो अगला लेके जाएगा तो उसे भी पैसे मिल ही जाएंगे। मतलब यहाँ पे चेक की ऑनरशिप ट्रांसफर होगी सिंपल डिलीवरी से। जी सर। मतलब यहाँ पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो गया जस्ट बाय डिलीवरी। यस सर। शाबाश। लेकिन अगर ये तो बात हुई बेयरर इंस्ट्रूमेंट कि जो बेयरर इंस्ट्रूमेंट होता है वो जस्ट डिलीवरी से ट्रांसफर हो जाता है, फिजिकली उसे डिलीवर कर दो, अगला उसका ऑनर बन जाता है। ऐसी बात है? कोई शक यहाँ तक? जी सर। नो सर। ये बात तो हो गई यहाँ तक की। लेकिन मैंने चेक दिया और उसके ऊपर मैंने लिख दिया ये चेक सज्जाद का है, मतलब आपका ऊपर नाम लिख देता हूं और आपको पकड़ा देता हूं वो चेक। आप बैंक में लेके जाते हो, आपको पैसे मिल जाएंगे उस चेक पे। जी सर। बिल्कुल। सर क्या कह रहे हैं? मैंने एक चेक बनाया, आपको मैंने पैसे देने थे, मैंने उसके ऊपर आपका नाम लिख दिया, पे टू सजाद है। सही सही चले, सर। आप उस चेक को लेके बैंक में जाते हैं, बैंक में पैसे मिल जाएंगे आपको। जी सर मिल पहले मुझे जाएंगे। ये बताओ, ये मैंने जो चेक आपको दिया है ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है या बेयरर इंस्ट्रूमेंट है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है सर। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? मैंने ऊपर नाम लिख के बैंक को ऑर्डर दिया है कि सिर्फ सज्जाद को पैसे देने हैं। ऐसी बात है। जी सर। आप इस चेक को किसी और को आगे ट्रांसफर कर सकते हो। नो सर मैं नहीं कर सकता। तो फिर तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं रहा, अगर ये ट्रांसफर नहीं हो सकता तो। सर नहीं मैं कर सकता हूँ ना। बिल्कुल। अब यही फिर वही वाला सेकंड सिनेरियो आया कि आपका दोस्त आपके पास आया, उसने आपको पैसे दिए, आपने उसे चेक पकड़ा दिया। अब उस चेक के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, अगर वो बंदा जाके बैंक में चेक प्रेजेंट कर दे तो उसे पैसे मिलेंगे? हम्म, सर मेरा नाम लिखा हुआ है चेक पे। जी जी बिल्कुल। नहीं फिर तो नहीं मिलेंगे ना सर फिर उसको। तो नहीं मिलेंगे उसे। शाबाश। मतलब जो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है वो जस्ट डिलीवरी से ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसी बात है। सही सर। मतलब आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ मजीद फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। मतलब आपको जी उस चेक के ऊपर लिखना होगा कि मैं सज्जाद इसको ट्रांसफर कर रहा हूं अली को। ऐसी बात है। जी सर। मतलब जो बेयरर इंस्ट्रूमेंट होता है वो जस्ट डिलीवरी से ट्रांसफर हो जाता है। ऐसी बात है। जी सर। बेयरर इंस्ट्रूमेंट जस्ट डिलीवरी से ट्रांसफर हो गया था। लेकिन जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें डिलीवरी तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन कुछ और फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी पड़ेगी। जी सर। मतलब आपको उस चेक के ऊपर लिख के साइन करने होंगे कि मैं ये नोट अली को ट्रांसफर कर रहा हूं। अब अली वो बैंक में लेके जाता है नोट, तो अब उसे कैश मिल जाएगा। जी सर अभी मिल हाँ जाएगा। अब मिल जाएगा। तो लिहाजा पहले नंबर पे तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के केस में डिलीवरी इंपॉर्टेंट है।
दूसरे नंबर पे साथ में इंडोर्समेंट होनी चाहिए। ये जो आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो इसको इंडोर्समेंट कहा जाता है। मतलब बेयरर इंस्ट्रूमेंट जस्ट डिलीवरी से निगोशिएट हो जाएगा, ऐसी बात है। जी सर। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जो होगा उसमें डिलीवरी और इंडोर्समेंट दोनों जरूरी है अगले को ऑनर बनाने के लिए या मालिक बनाने के लिए, ठीक है। जी सर। शाबाश। अब इंडोर्समेंट है क्या? इंडोर्समेंट से मुराद जब भी कोई मेकर या ट्रांसफरर या होल्डर, कोई भी शख्स, मतलब मैं आपका नाम लिख लेता हूं तो मैं आपको इंडोर्स कर रहा हूं, आप किसी को आगे ट्रांसफर कर रहे हो उसका नाम लिख लेते हो तो आप उसे इंडोर्स कर रहे हो। जब भी कोई होल्डर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उस नोट के ऊपर साइन करके अगले बंदे का नाम लिख देता है, इसको इंडोर्समेंट कहा जाता है। चाहे वो उसी पेपर चेक के ऊपर करें, चाहे चेक की बैक पे करें, चाहे चेक की फ्रंट पे करें, चाहे चेक के साथ एक और स्लिप लगा के कर लें, कोई ब्लैंक पेपर लगा के कर लें, कोई स्टैम्प पेपर लगा कर लें। तो लिहाजा एंडोर्समेंट की कोई लाइन स्पेसिफाइड नहीं, आप सिंपल लिख भी देते हो ट्रांसफर टू मिस्टर अली, डिलीवर टू मिस्टर अली, या ऑनरशिप ट्रांसफर टू मिस्टर अली। ये सिंपल आप मिस्टर अली लिख के उसके साथ 2-3 साइन मार देते हो तो वो इंडोर्समेंट हो जाएगी। मतलब इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट मौजूद नहीं है। तो इंडोर्समेंट का जी कंसेप्ट सर। क्लियर हुआ? जी सर। शाबाश। तो इस इंडोर्समेंट, एक वैलिड इंडोर्समेंट के कुछ एसेंशियल होते हैं। वो कितने? सबसे पहला एसेंशियल ये है कि ये नोट के ऊपर होनी चाहिए। अगर नोट के ऊपर कोई जगह नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे कि साथ कोई पेपर लगा देंगे उसके साथ, लेकिन सेपरेट शीट के ऊपर भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद इसका जी सर। साइन होना जरूरी है, कोई पर्टिकुलर वर्ड इसके लिए नहीं है। इसको फिर डिलीवर भी करना जरूरी होगा। और इंडोर्समेंट जो होगी वो पूरे इंस्ट्रूमेंट की होती है, हाफ इंस्ट्रूमेंट की नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे मैंने आपको 4 लाख का चेक दिया, आपका दोस्त आया हुआ था, आप उसको, वो कहता है जी आप कहते हैं जी मुझे पैसे दे दो, जाके चेक कैश करा लो। वो कहते हैं मेरे पास 2 लाख रुपए। तो आप कहते हो तुम जाके फिर इसमें से 2 लाख ही निकालना, 2 लाख ना निकालना। मतलब आप उसे 2 लाख लेते हो और उसके ऊपर लिख देते हो जी मैं इस चेक की सिर्फ 50% ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। मतलब आपको 100% ट्रांसफर ऑनरशिप करनी पड़ेगी, पूरा नोट ट्रांसफर करना पड़ेगा, इंडोर्स करना पड़ेगा। कोई एक आधा पार्ट उसका इंडोर्स नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चे? जी सर। चले आगे, पेमेंट इन ड्यू कोर्स है, इसे आपने खुद पढ़ना है, इसे आपने खुद पढ़ के आना है कल। पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपका इसके अंदर कोई क्वेश्चन है या नहीं है। इसके अलावा क्या रह गया भाई? प्रोमिसरी नोट के एसेंशियल हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल हो गए, बेयरर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया, टाइम इंस्ट्रूमेंट, डिमांड इंस्ट्रूमेंट, ये भी दोनों हमने पढ़ लिए। इनलैंड एंड जी फॉरेन सर। इंस्ट्रूमेंट रह गया बस। कल हम ये चैप्टर भी पढ़े खत्म करेंगे, साथ में हम इसका 15वां चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। जी सर। इस चैप्टर को एक बार सारा रिवाइज करना है, सारा बैठ के पढ़ लो जितना भी अभी तक पढ़ा है, ताकि तमाम चीजें एक बार फिर जो है वो गो थ्रू हो जाए, माइंड में फ्रेश हो जाए। बाकी भाई अब इसके अंदर कुछ और राय नहीं है, यही मुश्किल चीजें थी जो हमने कर ली। मेरे ख्याल में ये मुश्किल भी नहीं थी, सिंपल। इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स और इंडोर्समेंट हो गई, और क्या इसमें मुश्किल है? बस कुछ भी नहीं यही सर। ये 2-3 टॉपिक है मुश्किल, बाकी तो एसेंशियल है, रट्टे वाले एक एक लाइन के, ठीक है बच्चे। जी सर। चले बेटा जी, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी जुबान में रखे बेटा। अल्लाह हाफिज।